वर्तमान बिहार के कला इतिहास की जब बात आती है तो इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके बगैर भारतीय उपमहाद्वीप के कला इतिहास की चर्चा संभव ही नहीं है। महाजनपद काल यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी के पाल राजवंश काल तक कमोबेश बिहार में कला के विकास की जो धारा बनी रही, उसने भारतीय कला जगत को अद्भुत समृद्धि प्रदान की। ये अलग बात है कि उसके बाद हमारा यह भूभाग कतिपय कारणों से अपनी इस विशिष्टता से वंचित होता चला गया, जो किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। कुछ अपवाद की बात करें तो इस बीच में ब्रिटिश काल में कंपनी शैली का एक रूप, जिसे हम पटना शैली या पटना कलम के रूप में जानते हैं, की चर्चा की जा सकती है। किंतु मेरी समझ से इस शैली को पूरी तरह से बिहार की कला का देन नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि जिस काल में बिहार के पटना और आरा जैसे शहरों में यह शैली व्यवहृत हो रही थी, उसी दौर में ब्रिटिश राज के संरक्षण में ही देश के अन्य हिस्सों में भी इस शैली के चित्रों का निर्माण हो रहा था। यह लगभग प्रमाणित सा ही है कि जब किसी देश विशेष में प्रतापी राजाओं का सुशासित, शांतिपूर्ण और शक्तिशाली शासन रहा है, वहां की कला, संस्कृति व साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की प्रवृत्ति बनी रही है। मिरुआ में 12वें व 18वें राजवंश के समय का काल वहां की कला का स्वर्ण युग माना जाता है, तो ईरान के संदर्भ में यही बात अखमेनियन राजवंश के दौर में देखने को मिलती है। कुछ यही बात भारतीय संदर्भ में मौर्य काल को लेकर कही जा सकती है। भारतीय कला के इतिहास में मौर्यकालीन कला सबसे प्राचीन और कई दृष्टियों से अपूर्व है। विशेषकर बात जब वास्तुकला और शिल्प में पत्थरों के प्रयोग की आती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे पूर्व में इसका कोई अन्य उदाहरण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। विंसेंट स्मिथ का मानना है कि वास्तुकला और मूर्तिकला में अचानक पत्थर का व्यवहार बहुत अंशों में विदेशी, संभव तक पर्सिया, फारस, वर्तमान ईरान का परिणाम है। यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की कलात्मक कृतियों के बाद जो ज्यादातर कलाकृतियां हमें मिलती हैं, वे लगभग मौर्यकालीन ही है। यह आज भी एक रहस्य सा ही है कि आखिरकार सिंधु घाटी काल से लेकर मौर्य काल तक के कालखंड के बीच की कड़ियां गायब क्यों है। इस अंतराल के बाद अचानक जो मौर्य काल के अवशेष या प्रमाण हमें मिलते हैं, वह सर्वथा उन्नत अवस्था के मूर्ति शिल्पों का है। एक अनुमान यहां यह भी लगाया जाता है कि चूंकि मौर्य काल से पूर्व प्रतिमा निर्माण व वास्तुशिल्प के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था और उसके आसानी से नष्ट हो जाने वाली प्रकृति के कारण आज उसके अवशेष या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ यक्ष प्रतिमाओं को लेकर यह विचार भी सामने आता है कि चूंकि भगवान बुद्ध के पहले से भी यक्ष पूजा की परिपाटी हमारे यहाँ विद्यमान थी, ऐसे में इन प्रतिमाओं के पूर्व मौर्यकालीन मानने की धारणा बलवती होती है। पाणिनि, जिनका समय चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का माना जाता है, ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में मूर्तियों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने मूर्तियों के लिए अर्चा शब्द का व्यवहार किया है, जिसका अर्थ या अभिप्राय यह समझा जाता है कि ऐसी प्रतिमा जिसकी पूजा की जाती है। संभवतः इसी अर्चा से अर्चना जैसा शब्द बना हो, या यह भी हो सकता है कि अर्चना से अर्चा की उत्पत्ति हुई हो। किंतु अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि मौर्य काल मूर्ति शिल्प के विकास का गौरवमयी काल था। बलुआ पत्थरों पर चमकदार पॉलिश, जिसे वज्रलेप भी कहा गया है, कि तकनीक इस काल के बाद क्यों नहीं देखी गई, यह भी आज तक एक रहस्य ही है। वही सारनाथ के सिंह स्तंभ और अन्य शिला स्तंभों के निर्माण में कलात्मक दक्षता का जो परिचय हमें देखने को मिलता है, वह भी आगे चलकर जारी नहीं रह पाया। संभवतः इन्हीं कारणों से इस विचार की पुष्टि होती है कि मौर्यकालीन इन कलाकृतियों पर न केवल विदेशी प्रभाव था, बल्कि इसे बनाने में विदेशी कलाकारों की महती भूमिका थी। हम यह चर्चा कर चुके हैं कि बौद्ध युग के आरंभ काल व उसके पहले से ही
यानी महाजनपद काल में अत्यंत प्रभावशाली लिच्छवी, मगध और अंग जनपद का अस्तित्व इस भूभाग में मौजूद था। जातकों और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में भी मगध और लिच्छवी गणराज्य की भौतिक समृद्धि का वर्णन मिलता है। इन जातकों में जिन प्रासादों और विमानों को उल्लेख मिलता है, उनसे विशाल और अलंकृत भवनों का स्वाभाविक बोध होता है। बौद्ध व जैन साहित्य और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरणों में भी चैत्य पूजा के उल्लेख जगह जगह मिलते हैं। समझा जाता है कि यहाँ इन चैत्यों में यक्षों या यक्षिनियों की पूजा होती थी। अंग जनपद के नगर चंपा में पुण्यभद्र नामक देवगुरु का उल्लेख प्राचीन जैनागम ग्रंथ औपपातिक सूत्र में मिलता है। इस वर्णन के अनुसार यहाँ एक विशाल अशोक वृक्ष था, जिसकी जड़ों के पास मिट्टी से बना एक विशाल मंच था और इस पर विभिन्न पशुओं और पक्षियों यथा सांड, मृग, सर्प, अश्व, बैल व हाथी आदि के चित्र बने थे। इसी काल में वैशाली में भी अनेक चैत्यों के होने का विवरण हमें मिलता है। भगवान बुद्ध के विचार में इन चैत्यों का आदर और इनकी रक्षा वज्र संघ की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक था। उस समय के प्राचीन चैत्यों में उदेन चैत्य, गौतमक चैत्य, सत्तंबक चैत्य, बहुपुत्रक चैत्य आदि उल्लेखनीय है। इन सभी चैत्यों में यक्षों की पूजा होती थी और इन्हें बड़े ही मनोरम ढंग से सजाए रखा जाता था। फाहियान के अनुसार वैशाली नगर के उत्तर में महावन था, जिसमें एक 2 मंजिला संघाराम था। आनंद के पवित्र अवशेष पर यहाँ एक ऊंचा स्तूप भी बना था और नगर के दक्षिण में अंबापाली के द्वारा निर्मित ऊंचे स्तूपों के अवशेष को भी उसने देखा था। वैसे समझा जाता है कि चैत्य और स्तूपों की पूजा का परिचलन भी बौद्ध धर्म के उदय के पहले से ही यहाँ होती आ रही थी। परिनिर्वाण सूत्र से ज्ञात होता है कि बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को अपने अवशेषों पर वैसा स्तूप बनाने की अनुमति दी थी, जैसा कि उस दौर के चक्रवर्ती राजाओं व महान संतों के अवशेष पर बनाए जाते थे। भगवान बुद्ध और आनंद का ये संवाद यहाँ इस तरह दर्ज है। आनंद, कथम मयम भन्ते तथागतस्य शरीरे परिपज्यामाति। भगवान बुद्ध, चातुम महापथे रंजो चक्रवतिस्स थूयं करोति एवं चातुम महापथे तथागतस्स थूयो कातब्बो। अर्थात आनंद ने जब तथागत से पूछा कि निर्वाण के पश्चात आपके शरीर शव को जलाने के बाद राख का क्या होगा, तब बुद्ध ने उत्तर दिया, 4 मार्गों के मुहाने पर शरीर के ऊपर स्तूप बनाया जाए। वैसे इन चैत्य और स्तूपों को रेलिंग से घेरे जाने की परिपाटी को भी मौर्य काल से पहले की मानी जाती है। हाँ, ऐसा अवश्य कहा जा सकता है कि मौर्य काल से पूर्व इसके लिए लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता रहा होगा। अब चूंकि ये परंपरा उस दौर में आमजनों के द्वारा भी अपनाया जाता था, इसलिए उनके लिए पत्थरों का प्रयोग जैसी खर्चीली प्रक्रिया के बजाय आसानी से व कम लागत से तैयार हो सकने वाले लकड़ी के शिल्प का प्रयोग किया जाता रहा होगा। बाद में जब बौद्ध धर्म को राजाओं व धनिक वर्ग का संरक्षण प्राप्त हुआ, तब जाकर इन स्तूपों और रेलिंगों की स्थापत्य कला न केवल पूर्ण पल्लवित हुई, इसके निर्माण में पत्थरों के प्रयोग को भी बढ़ावा मिला। फलतः मौर्य काल में लकड़ी पर की जाने वाली कलात्मक अलंकरण को पत्थर पर भी किया जाने लगा। इस क्रम में हमें यह भी जानना होगा कि अंग, विदेह और मगध में ब्राह्मण धर्म से भिन्न धर्म के होने से यक्ष, यक्षिनी, मातृदेवी, चैत्य, वृक्ष और सर्प की पूजा के वातावरण ने इस भूभाग में मूर्ति कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक काल में स्थापत्य कला के विकसित होने के प्रमाण हमें अवश्य मिलते हैं, किंतु कतिपय कारणों से इस काल में मूर्ति कला के विकास की संभावना क्षीण ही दिखती है। यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि वैदिक आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे। ऐसे में इनके द्वारा मूर्ति कला का उचित विकास संभव नहीं जान पड़ता है। यद्यपि ऋग्वेद में एक जगह इंद्र की सुवर्ण प्रतिमा का उल्लेख अवश्य आया है, किंतु वैदिक युग में मूर्ति पूजा के अस्तित्व को लेकर जहां मैक्स मुलर, H.H. विल्सन व मैकडॉनल्ड जैसे पश्चिमी अध्येता
और जितेंद्रनाथ बनर्जी व डॉक्टर काणे समेत कई भारतीय विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वेद में मूर्ति पूजा के उल्लेख नहीं है। वही बोलनसन व वेंकटेश्वर आदि लोगों का मत इसके विपरीत है। वैसे इतिहासकार पांडुरंग वामन काणे का मानना है कि उपनिषदों के तत्वज्ञान तथा अहिंसा के सिद्धांत की प्रतिष्ठा के कारण जब धीरे धीरे वैदिक यज्ञों की लोकप्रियता घटने लगी, तब प्रतिमा पूजन का उद्भव हुआ। इस मूर्ति पूजा का प्रचलन जैसे जैसे बढ़ता गया, उसके क्षेत्र में भी विस्तार देखने को मिलने लगा। खासकर मध्यकाल तक आते आते यह अपने विस्तृत रूप में व्याप्त हो गया। वैसे यह अब भी गहन शोध का विषय है कि आज हम जिस मूर्ति पूजा को ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मावलंबियों में प्रमुखता से पाते हैं, उसका उद्गम क्या अपने मगध की इसी धरती से हुआ। वैसे हम जिस मौर्य युग की चर्चा यहां कर रहे हैं, उसके बारे में इतना तो तय है कि यह सिर्फ वर्तमान बिहार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की कला के लिए उन्नत काल था। अशोक के समय में देखें तो जहां लगभग पूरा देश जहां एक ऐसे राजनैतिक सूत्र में बंधा था जिसका संचालन मगध की भूमि यानी पाटलिपुत्र से होता था। राजनीति शास्त्र, शासन प्रबंध, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय नीति के क्षेत्र में इस युग ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन मौर्य सम्राटों के शासनकाल में उनके संरक्षण में जिस कला और स्थापत्य का विकास हुआ है, उसकी श्रेष्ठता आज भी बरकरार है। इस काल के स्मारकों व मूर्ति शिल्पों पर बरती गई आईने सी चमकदार पॉलिश का होना और सदियों बाद भी उसकी दमक व कांति का बेजोर बना रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अशोक कालीन शिला स्तंभों की अगर हम बात करें तो बलुआ पत्थरों से बने इन विशाल स्तंभों के लिए बिना किसी जोड़ के पत्थर यानी जड़ से लेकर शीर्ष तक के लिए लगभग 20 फीट के एक ही पत्थर का इस्तेमाल, जहां उस दौर की अप्रतिम इंजीनियरिंग प्रतिभा को दर्शाता है। वहीं इसके शिरोभाग पर उल्टे कमल के फूल का उत्कीर्णन व इसके अलंकृत चबूतरे पर त्रिआयामी पशु मूर्ति का बेमिसाल अंकन उन मूर्तिकारों की कल्पनाशीलता के साथ साथ उनकी तकनीकी दक्षता का भी परिचायक है। वैसे मौर्य काल के अवसान के बाद इस कला परंपरा के नामो निशान मिट जाने से इस धारणा को बल मिलता है कि यह परंपरा पूर्णतः राज्य संरक्षण और विदेशी अनुकरण या सहयोग पर आधारित था। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि क्या सिर्फ मौर्य काल में ही अचानक से भारतीय कला परंपरा में ये सभी विदेशी तत्व घुस आए और मान्यता भी प्राप्त कर ली, क्योंकि इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण है कि मौर्य काल के बहुत पहले से ही भारत का संबंध पश्चिम एशिया के अन्य देशों और सभ्यताओं से बरकरार थे। इसलिए कला में जिस ईरानी या यूनानी प्रभाव की बात आती है, वो दशकों ही नहीं सदियों के पारस्परिक संबंधों की देन रही है। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि ईरानी और भारतीय कला परंपरा का किसी जमाने में उद्गम स्रोत एक ही रहा हो, यानी दोनों ने किसी एक ही जगह से इसे प्राप्त किया हो और बाद में अपने अपने तरह से इसे विकसित किया हो। क्योंकि आज हम यह भी जानते हैं कि हमारी प्राचीनतम सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का मेसोपोटामिया से संबंध रह चुका था। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की तत्कालीन सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लगभग 187 ई पूर्व हत्या के साथ ही इस प्रतापी राजवंश का अंत हो गया। इसके लगभग 112 वर्ष के बाद इस मगध में कण्व राजवंश का राज्य स्थापित हुआ, किंतु आंध्र के सातवाहनों द्वारा यह राजवंश भी समाप्त कर दिया गया। इस दौर के मगध का इतिहास काफी हद तक अजाना सा ही है, क्योंकि इसी कालक्रम में जहां उड़ीसा के खारवेल राजाओं द्वारा मगध पर आक्रमण हुआ, वहीं शुंग काल में भी पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण की बात सामने आती है।
वैसे शुंग काल की कला के नमूने वर्तमान बिहार से ज्यादा बिहार से बाहर यानी सांची और भरहुत के स्तूप और उसकी रेलिंग वेदिका के रूप में हमारे सामने है। शुंग युग में बिहार के प्रमुख निर्माणों में बौद्ध गया मंदिर की रेलिंग, वेदिका और उस पर अंकित शिल्पकला के नमूने प्रमुख है। इस वेदिका पर उत्कीर्ण अभिलेखों से जान होता है कि आर्या कुरंगी राजा इंद्राग्निमित्र की पत्नी और नागदेवा राजा ब्रह्मदेव की पत्नी का इस निर्माण में संयुक्त योगदान था। इस वेदिका पर उत्कीर्ण जातक दृश्यों की तुलना भरहुत और सांची की वेदिका पर उत्कीर्ण चित्रों से की गई है। ऐसे में माना जाता है कि इस निर्माण का क्रम भरहुत, बोध गया और फिर सांची रहा होगा, यानी पहले भरहुत, फिर बोध गया और अंत में सांची वेदिका का निर्माण किया गया होगा। वैसे कनिंघम की मान्यता है कि वर्तमान बोध गया मंदिर और उसका शिखर कुषाण काल का है। दूसरी तरफ फाहियान के लेखन को देखें तो उसने अपने समय में लुम्बिनी, बोधि वृक्ष, मृगवन, सारनाथ और कुशीनगर में मंदिर देखे जाने की चर्चा की है, किंतु समझा जाता है कि उस दौर में इतने भव्य और विशाल मंदिरों का निर्माण चलन में नहीं आया था। इस विचार की पुष्टि कुम्हरार में मिले बोध गया मंदिर वाले स्मृति चिन्ह से भी होती है, जिसमें वर्तमान मंदिर वाली भव्यता नहीं दिखती है। अलबत्ता इस काल की शिल्पकला के उदाहरणों में हम बोध गया वेदिका पर अंकित रथ पर आरूढ़ सूर्य की प्रतिमा को रख सकते हैं। सूर्य के इस रथ को 4 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। सूर्य के दोनों ओर 2 नारी प्रतिमाएं हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं। इन नारी प्रतिमाओं को उषा और प्रत्युषा के नाम से चिन्हित किया गया है। बोध गया वेदिका पर अंकित स्त्री और पुरुष की तुलना जब हम भरहुत वेदिका से करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जहां भरहुत में स्त्री और पुरुष अगल बगल में अंकित किए गए हैं, वहीं बोध गया में इन्हें प्रेमालिंगन करते हुए दिखाया गया है। बोध गया की नारी मूर्तियां और प्रेमालाप के दृश्य पूर्णतः प्रणय, प्रियता तथा विलासिता की भावना से सराबोर है। निस्संदेह वास्तविक जीवन के स्वरूप का इतना सुंदर, स्वतंत्र और कौशलपूर्ण अंकन मगध के शुंगकालीन कलाकारों की अद्भुत कलात्मक प्रतिभा को बखूबी दर्शाता है। मौर्यकालीन त्रिआयामी पाषाण प्रतिमाओं सदृश अंकन इस युग में भले ही नहीं मिलती हो, पर इस वेदिका पर उत्कीर्ण यक्ष, यक्षिणियों, इंद्र प्रभूति तथा अन्य मानवीय मूर्तियों में इन प्रतिभाशाली कलाकारों ने शरीर के अंगों को सुडौल और गौलाई लिए दिखाया है। वह प्रशंसनीय है। किंतु हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य सिर्फ मानव जीवन को उत्साहवर्धक और समृद्ध बनाना भर नहीं था। कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जीवन को नैतिक और बौद्धिक आदर्शों से युक्त करना भी उनका अभिप्राय रहा है। अतः इन्हीं कारणों से बोध गया वेदिका की प्रतिमाओं में शारीरिक सौंदर्य और स्वाभाविक जीवन के चित्रण के साथ साथ पवित्रता और आत्मसंयम का सुंदर समन्वय भी रूपायित किया गया है। हम पाते हैं कि शालभंजिका जैसी कला परंपरा, जहां मानवीय सौंदर्य और प्राकृतिक साहचर्य दोनों का मधुर मिलन दिखता हो, का अभाव अन्य विदेशी कला परंपराओं में स्पष्ट दिखता है। तभी तो प्रख्यात कलाविद हेबेल ये कहते हैं कि नारी और वृक्ष के इस कला विषय में जैसी दाजगी, कोमलता, शिल्प शक्ति और अलंकृत सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है, वैसा पश्चिमी कला में पाना मुश्किल है। शुंग काल की कला की जब हम विस्तृत विवेचना करते हैं तो एक और बात स्पष्ट होती है कि इस दौर तक आते आते भारतीय कला ने विदेशी प्रभाव को आत्मसात कर विशुद्ध भारतीय कला परंपरा की नींव डाल दी थी। अशोक के संरक्षण वाली कला परंपरा में एक तरह से मानव आकृतियों के निरूपण में निषेध सा दिखता है। अलबत्ता तत्कालीन सार्वजनिक या जनपदीय कला में हमें यक्ष, यक्षिणियों की प्रतिमाएं अवश्य मिलती है। वैसे शुंगकालीन कला के अवशेष
बिहार में अधिक संख्या में नहीं मिले हैं, पर जो मिले हैं उसके आधार पर आसानी से ये कहा जा सकता है कि इस युग में बिहार की कला स्वदेशी तो हो ही चुकी थी, उसने अपनी पूर्णता को भी पा लिया था। इस काल की कृतियों में सामाजिक जीवन को निरूपित करने में कलाकारों ने यथेष्ट दक्षता के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य का भावपूर्ण प्रकटीकरण जान लिया था। इस तरह से शुंगकालीन कला को कला में सामाजिकता के समावेश के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अलबत्ता इस काल तक बुद्ध के प्रतिमाओं के निर्माण का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है।